पूर्णिमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं शायद तुम्हारे सादापन और ईमानदारी के दिल को छू गई हूँ और अब मुझे बच्चों की आदत भी हो गई है। साहब, मैं एक गरीब हूँ और आप अमीर हो। मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, ये गरीब अमीर नहीं होता है पूर्णिमा। दोस्तों, आगे आप लोग फुल वीडियो देखिए। मैं राघव जी से शादी करती हूँ कि नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। एक शाम राघव अपने कमरे में काम कर रहे थे जब उन्हें अचानक छाती में तेज दर्द हुआ। यह दर्द ऐसा था जो उन्हें कविता के जाने के बाद से होता था। तनाव और अकेलेपन का दर्द। वह उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उनका ब्रीथिंग पंप जो हमेशा उनके पास होता था टेबल पर दूर रखा था। उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। ठीक उसी पल पूजा ऊपर आई। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसने दरवाजा खोलकर झांका। उसे यशवर्धन का चेहरा पसीना और दर्द से भीगा हुआ दिखा। वह बिना एक पल सोचे कमरे में भागी। साहब, क्या हुआ? पूर्णिमा चिल्लाई। यशवर्धन ने मुश्किल से अपने हाथ को पंप की ओर इशारा किया। पूर्णिमा ने तुरंत स्थिति को समझा। वह भागकर पंप लाई और राघव के मुंह के पास रखा। उसने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और उन्हें शांत होने के लिए धीरे धीरे ओम का जाप करने को कहा। जब कुछ देर बाद राघव की सांसें सामान्य हुई तो उन्होंने आंखें खोलीं और सामने पूर्णिमा को देखा। वह डर और चिंता से भरी हुई थी। आपका दिल आपको क्या हुआ था साहब? पूजा ने दबे स्वर में पूछा। राघव ने बहुत धीरे से जवाब दिया। मुझे मुझे एरिदमिया है। मेरे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है तनाव में, सुनीता की मौत के बाद से। इसीलिए मैं ज्यादा अकेला नहीं रह सकता। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे शांति और किसी के साथ की जरूरत है। पूर्णिमा के चेहरे पर अब केवल करुणा थी। उसने तुरंत उनके पास बैठकर उन्हें पानी दिया। मुझे नहीं पता था साहब। मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आपको परेशान किया। तुमने मुझे बचाया है पूर्णिमा, राघव ने बीच में ही कहा। उनकी आवाज अब दर्द की बजाय कृतज्ञता से भरी थी। अगर तुम आज यहां नहीं होती तो मैं शायद चला गया होता। यह घटना उन दोनों के बीच की दूरी को मिटाने वाली थी। पूर्णिमा को अब पता था कि उसका मालिक केवल करोड़पति नहीं है बल्कि एक दुखी और बीमार इंसान है। राघव को पता था कि पूर्णिमा केवल एक बेघर महिला नहीं है बल्कि एक ऐसी इंसान है जिसने उनकी जान बचाई है। इस हवेली की दीवारों ने इस रात एक नया गहरा बंधन बनते देखा था। अब राघव अपने कमरे से अधिक समय नीचे बरामदे में बिताने लगे थे, जहां वह काम करते हुए भी बच्चों की हल्की फुल्की आवाजें सुन पाते थे। मीरा, जो अब जान चुकी थी कि साहब एक खतरनाक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक दयालु इंसान है, कभी कभी अपने टूटे हुए खिलौने लेकर उनके पास आ जाती थी और चुपचाप उनके पैरों के पास बैठकर खेलने लगती थी। राघव को यह सब देखकर अजीब सा सुकून मिलता था। एक ऐसा सुकून जो सुनीता की मृत्यु के बाद उनकी जीवन से गायब हो गया था। राघव ने कहा, तुम इस हवेली का ख्याल ऐसे रखती हो जैसे यह तुम्हारा अपना घर हो। पूर्णिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई जो जल्दी ही दर्द में बदल गई। यह एहसान है साहब। आपके एहसान की वजह से ही आज मेरे बच्चों को छत मिली है। मैं इस घर को सुनीता मैडम का सपना मानती हूं। मैंने दरवाजे पर नीला रंग इसीलिए लगाया था। उनकी कुछ तस्वीरें और पेंटिंग जो ऊपर के कमरे में है वे सब काले रंग को बहुत पसंद करती थीं और मैंने सोचा। उसकी आवाज भर आ गई। राघव को यह सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ। पूर्णिमा ने, जिसने कभी सुनीता को नहीं देखा था, उसके पसंदीदा रंग को पहचाना और अपने छोटे से प्रयास से इस हवेली को उसकी यादों से जोड़ दिया। तुमने सुनीता को कैसे जाना? राघव ने पूछा। जब मैं पहले यहां आई थी साहब तो मैंने ऊपर की लाइब्रेरी में एक खुली किताब में उनकी तस्वीर देखी थी। उनकी आंखें इतनी भोली थीं कि मुझे लगा अगर मैं गलती से भी इस घर में आई हूं तो वह मुझे माफ कर देंगी। यह बात सुनकर राघव की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा जैसे सुनीत ने ही पूजा को इस घर में भेजा हो। वह पहली बार अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगे। सुनीता, वह बहुत दयालु थी पूजा। जब वह चली गई तो मेरे अंदर से जैसे जीवन ही निकल गया। मेरा दिल, मुझे पता है, तुम जानती हो, जब मेरा दिल बैठ जाता है तब मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जीना चाहता। ये घर, ये जीवन, सब कुछ वीरान लगता है। पूजा ने नीचे देखा, फिर साहस जुटाकर बोली, माफ करना साहब, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं।
आपको जीने की जरूरत है, सुनीता मैडम की याद में ही सही। और अगर आप वीरान महसूस करते हैं तो पीछे मुड़कर देखिए, आप अकेले नहीं हैं। उसकी बात सुनकर राघव ने पीछे मुड़कर देखा। आरव घुटनों के बल चलता हुआ उनके जूतों के फीतों से खेल रहा था और रेणु दूर से उसे देखकर हंस रही थी। राघव को एहसास हुआ कि वह सही कह रही है। जीवन अब भी उनके चारों ओर था। रात में पूर्णिमा ने राघव के पास आकर उन्हें धन्यवाद दिया। साहब, आज आपने मेरे सम्मान की रक्षा की। राघव ने धीरे से जवाब दिया, मैंने तुम्हारा सम्मान की रक्षा नहीं की पूर्णिमा, मैं अपने घर के सम्मान की रक्षा की है। मैं अब फैसला कर लिया है, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यही रहना होगा। रघुवीर को हवेली से निकाल दिए। जाने के बाद शांति कुटीर की हवा में अब एक नया गहरा और स्थायी सुकून था। राघव ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन अब केवल सांस लेने के लिए नहीं चल रही थी, बल्कि वह जीवन के सच्चे अर्थ के साथ धड़क रही थी। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, क्योंकि तनाव और अकेलापन अब पूजा, रेणु और राजा की उपस्थिति से दूर हो चुके थे। एक शाम हवेली के बरामदे में चांद की रोशनी फैल रही थी। राघव बरामदे की सीढ़ियां पर बैठे थे और पूजा बच्चों को सलकर उनके पास आई थी। उनके बीच की छुट्टी सहज और स्नेह से भरी थी। पूजा, राघव ने धीरे से आवाज दी। जी साहब। राघव ने अपने सामने रखी कविता की छोटी सी तस्वीर को दिखा। मैंने बहुत सोचा है सुनीता। वह चाहती थी कि मैं खुश रहूं। मैं इस हवेली को उसकी यादों का संग्रहालय बना दिया था, लेकिन यह भूल गया था कि कविता खुद जिंदा दिल्ली से भरी थी। अब जब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यह घर सचमुच कविता के सपनों से भर गया है। उन्होंने पूर्णिमा की ओर देखा। तुमने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया। पूजा, तुमने मुझे भी जिंदा कर दिया। जब भी मेरा दिल घबराता है, तुम होती हो। जब मैं मीरा को हंसते देखा हूं या आरव को गोद में लेटा हूं, तो मुझे लगता है कि यह जिंदगी का दूसरा मौका है जो सुनीता ने मुझे दिया है। पूर्णिमा, चुपचाप सुन, मैं तुम्हें यहां नौकरी या किसी एहसान के ताले नहीं रखना चाहता। राघव ने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता हूं, जो तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों पाने के हकदार हो। उन्होंने हिम्मत जुटा और धीरे से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पूजा, पूरे बरामदे में गहरी चुप्पी छा गई। पूर्णिमा के कानों में यह बात किसी डर के सपने जैसी लग रही थी। वह एक बेघर अभागिन विधवा और राघव सिंघानिया, शहर के सबसे अमीर आदमियों में से मैं इस लायक नहीं हूं, पूजा ने दबे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर आत्मसंदेह और डर का भाव था। आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं एक साधारण महिला हूं। लोग क्या कहेंगे? रघुवीर जैसे लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। राघव ने दृढ़ता से उसका हाथ थाम लिया। यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह से उसके शरीर को छुआ था, और इस वर्ष में एक गहरा समर्पण था। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता रघुवीर जैसे छोटे लोग करते हैं। पूर्णिमा, मैं नहीं। मैं वह आदमी हूं जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था और अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पा लिया है। मुझे तुम्हारी सरलता, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे मातृत्व से प्यार है। तुम मेरे दिल की शांति कुटीर हो। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अपना फैसला ले चुका हूं। तुम मेरी पत्नी बनोगी और रेणु और राजा मेरे बच्चे। क्या तुम मेरा यह जीवन दान स्वीकार करोगी? पूर्णिमा की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष के बाद मिली खुशी और सम्मान के थे। उसने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को राघव की आंखों में देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब मैं तैयार हूं, उसने कहा। कुछ ही हफ्तों के भीतर शांति कुटीर एक उत्सव के रंग में रंग गई। राघव ने कोई बड़ा दिखावटी शहर का समझ नहीं चुना। उन्होंने फैसला किया कि यह विवाह उसी गांव में उन्हीं लोगों की उपस्थिति में होगा जिनके सामने पूर्णिमा को अपमानित किया गया था। यह पूर्णिमा के सम्मान की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें।